हेलो एवरीवन, जल्दी से जल्दी बता दीजिए आपको आवाज़ आ रही है या नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी बताइए, आई एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ सुन रही है आप लोगों को? पहुंच रही है अच्छे से? हाँ जी, आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? जस्ट ये से येस और नो। पहले तो आप बता दीजिए कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं, फिर उसके बाद जो भी कुछ कहना होगा आप कह लेना, ठीक है। पहले आवाज़ बता दीजिए कि आपको आवाज़ क्लियर है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। यस, ऑल क्लियर। चलिए जी, सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, ठीक है। यस, तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। और पेन कहाँ रख दिया मैंने? सो हियर इज़ द पेन जी। चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो है सेट नंबर 3 और यूपीपीसीएस का जो टारगेट मैंने आपको बताया था बेस्ट 200 एमसीक्यूज़ का। सो 2 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करें, इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स होते हैं वो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे डॉक्टर विपन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,41,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। सारे लेक्चर्स PDF वगैरह मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कोई एग्जाम है, पेपर है, डाउट्स है, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। जिस तरीके से हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस के लिए, बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे से ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे ये तो करते ही करते हैं, प्लस यहाँ पे यूपीपीसीएस स्पेसिफिक मैंने यहाँ पे MCQs डाल दिए हैं। यूपी जीके का पार्ट इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार जीके भी इसके अंतर्गत इंक्लूड कर दी है। और यहाँ पे आपका MP जीके का भी पार्ट इंक्लूड कर दिया गया है। मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं, स्टैटिक जीके आपको देखने को मिलती है, और भी बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारी चीजें जो मैं अपडेट करता रहता हूं आपके एग्जाम के साथ, क्लियर। और इसके अंतर्गत आपको एक कोड लगा लेना है VIP 50, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। GS कोर्स की बात करें, ये हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं यहाँ पे। इन कोर्सेज को आप कहाँ से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही आप इस चीज को ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, वी ऑल का बटन। इस बटन को दबाना, GS कोर्स भी नजर आ जाएगा और 10,000 MCQ कोर्स भी आपको नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं, क्लियर। आप में से काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कौन सा कोर्स परचेज करना है। देखिए, अगर आपकी तैयारी जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो GS कोर्स पहले ले लेना। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने पढ़ रखा है या कभी तैयारी करी थी या आपको चीजों का आइडिया है, तो आप सीधा 10,000 MCQ कोर्स की तरफ जाना, क्लियर। चलिए जी, करते हैं आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट जी। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, नॉट गुड मॉर्निंग, इट्स गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए जी, स्टार्ट करिए जी। पहला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर बनेगा। विच ऑफ दीज फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक्स मैक्सिमम टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन? रिवॉल्व अराउंड द सन जाने के अधिकतम जो है समय लेता है परिक्रमा में। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो वर्ड होता है रोटेशन, समझ आया, एक वर्ड होता है आपका रेवोल्यूशन। ये दो वर्ड हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। डिफरेंस क्या है इनमें से, रोटेशन और रेवोल्यूशन में से? देखिए, रेवोल्यूशन क्या होता है कि ये कोई चीज है, इसके इर्द गिर्द आप ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। पॉइंट समझ आया? और अगर मैं इस हाथ को रोटेट करूं तो आपको इस तरीके से दिखेगा, तो दैट इज कॉल्ड रोटेशन। पॉइंट समझ आया? अगर कोई चीज ऐसे है तो वो आपस में अपने एक्सिस के ऊपर इधर उधर घूम रही है, तो दैट इज कॉल्ड रोटेशन। अगर इसी चीज के अराउंड कोई चीज घूम रही है तो दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। पॉइंट समझ आया? रोटेशन जब होती है तो दिन और रात बनते हैं, डे एंड नाइट का फिनोमिना आएगा आपको। रेवोल्यूशन जब होता है तो सीजन्स बनते हैं, यानी कि जो भी आपके सीजन है, ऑटम, स्प्रिंग, ये वो सब चीजें। नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे ज्यादा समय कौन सा लेता है? यस, आंसर इज बी।
दैट इज जुपिटर। जुपिटर जो है सबसे ज्यादा समय लेता है, यहां पे आंसर इसमें क्या बनेगा, बी। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे, तो ये तो चलो बात की बातें बाद में दिखाएंगे। यहां पे देख लीजिए जो आपका जुपिटर है, ये वाला जुपिटर का सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन आपका देखने को मिलता है, रेवोल्यूशन पीरियड दैट इज द 11.86 ईयर्स। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पहली बात तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अदरवाइज आपका सबसे ज्यादा जो रेवोल्यूशन है वो किसका है यहां पे, दैट इज नेपच्यून का। अगर सबसे ज्यादा पूछा तो नेपच्यून का, लेकिन ऑप्शन में जुपिटर था, इसीलिए हम जुपिटर को टिक कर रहे हैं। पॉइंट समझ आया आप लोगों को। तो ऑप्शन वैसे सबसे ज्यादा किसका है, दैट इज 164 ईयर्स नेपच्यून का। और अगर मैं बात करूं रेवोल्यूशन की बात करें तो सबसे कम रेवोल्यूशन 88 डेज का किसका है, दैट इज मरकरी का। और अर्थ की बात कर लेते हैं तो 1 साल का रेवोल्यूशन पीरियड है। रोटेशन की बात करें तो अर्थ जो है 1 दिन में पूरा घूम लेती है, और बाकी तो आपके सामने ही है कंडीशंस। क्लियर हो गया आप लोगों को, तो ये याद रखने वाली चीज है। तो इस क्वेश्चन का जो पहले तो आंसर बनेगा वो बनेगा जुपिटर इज द राइट वन। अब एक चीज देखिए, यहां पे आपको थोड़ा सा कम समझ आएगा, इसलिए मैं आपको खुद ही पिक्चर बना के दिखाऊंगा, पर इससे पहले इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लेते हैं। जुपिटर की सैटेलाइट, सबसे बड़ी सैटेलाइट है वो है गैनीमीड, और गैनीमीड जो है आपकी पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। सोलर सिस्टम की सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट जो है सबसे बड़ी सैटेलाइट है, दैट इज गैनीमीड। सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसकी है, वो है सैटर्न की। सैटर्न के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है 82, और इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है टाइटन, सैटर्न की, जो शनि ग्रह की। क्लियर हो गया। अर्थ की बात करें, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पानी से घिरा हुआ है पूरा का पूरा। मार्स की बात करें रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और यहां पे 2 आपके सैटेलाइट देखने को मिलते हैं, फोबोस और दीमोस। सो दीज आर द 2 सैटेलाइट्स। क्लियर। रेड प्लैनेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत आयरन देखने को हमें मिलता है यहां पे। वीनस को अगर हम बात करें, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं, पहला ये हमें दिखता है। और ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं, सबसे चमकदार भी है, हॉटेस्ट भी है, सबसे गर्मी वाला भी है। रीजन क्या है, क्योंकि हॉटेस्ट इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्लाउड कवर देखने को मिलता है। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था, क्लाउड कवर का मतलब हीट तो अंदर आ जाएगी लेकिन बाहर नहीं जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, हीट इफेक्ट बहुत ज्यादा नजर आएगा, और वो इफेक्ट होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर हो गया आप लोगों को। अदरवाइज मरकरी जो है आपका बुध ग्रह सन के नजदीक ज्यादा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट नहीं है। हॉटेस्ट सबसे ज्यादा है कौन सा, वीनस। वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर क्लाउड कवर देखने को हमें मिलता है, ये याद रखना। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। एक याद करना, और ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट जिसे हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है, ये हमें कहां पे देखने को मिलती है, बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर। बिटवीन द मार्स एंड ये चलो इसको छोड़ो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसको समझ नहीं आएगा। आपको पूछा जा सकता है कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये कहां से कौन सा नजर आएगा इस पे, हाँ, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है आपकी, ये आपको नजर आती है मार्स और जुपिटर के बीच में नजर आती है, ये याद रखना पहली बात तो। क्लियर। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट वो है जहां से आपने देखा होगा जो मिट्योर्स होते हैं, उल्का पिंड, मिट्योराइट्स वगैरह यहां पे आते हैं और यहां पे आके जल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ये मिट्योर्स, मिट्योराइट्स वगैरह धरती के ऊपर आ जाते हैं। जब भी धरती के ऊपर आएंगे कुछ ना कुछ नुकसान करके जाएंगे। पॉइंट समझ आया आप लोगों को। वो फायदा नुकसान वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ इंपैक्ट डाल के जाएंगे। ऐसा इंपैक्ट आपके इंडिया में भी मिला था। इंडिया में एक लेक बन गई थी, ये दैट इज वो बन गई थी मिट्योरेटिक लेक, उल्का पिंड द्वारा बनाई गई लेक बन गई थी, एंड दैट मिट्योरेटिक लेक इज द लोनार लेक। पॉइंट समझ आया। ये लोनार लेक कहां पे है, महाराष्ट्र में देखने को हमें मिलती है, महाराष्ट्र में। क्लियर। इस लोनार लेक को कंफ्यूज नहीं करना आपको, कहां से, लोकतक लेक के उसे साथ कंफ्यूज नहीं करना। लोनार लेक मिट्योरेटिक लेक है महाराष्ट्र में, लोकतक लेक जो देखने को मिलती है दैट इज इन द मणिपुर। क्लियर हो गया। और यहां पे आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क देखने को हमें मिलता है, एंड दैट फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज द कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्लियर, ये याद रखना आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। शाबाश। यस, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन देखिए, द इंडियन नेशनल ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर द साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड द एकेडमिक कम्युनिटी जो है आपका, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका जो है स्टार्ट किया गया है फॉर द इनिशिएटिव, मतलब जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे, मास स्टोरेज कर सकते हैं। क्लियर। ये कौन सी चीज है यहां पे, यस बताइए।
सो दैट इज कॉल्ड गरुड़। गरुड़ इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी। गरुड़ की फुल फॉर्म क्या है? एक्चुअली इट्स कॉल्ड गरुड़, फुल फॉर्म बड़ी है इसकी, ठीक है। सो दिस इज द ग्लोबल एक्सेस टू रिसोर्सिंग, इट्स ग्लोबल एक्सेस टू रिसोर्सिंग यूजिंग डिस्टर्ब्ड एरियाज, ठीक है। सो ये आपको याद करना है, सॉरी इट्स नॉट एरियाज, इट्स आर्किटेक्चर, इट्स नॉट एरिया, इट्स आर्किटेक्चर। इससे हम क्या कर सकते हैं? मास स्टोरेज करेंगे, कंप्यूटिंग करेंगे, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द गरुड़, ग्लोबल एक्सेस टू रिसोर्सिंग यूजिंग द डिस्टर्ब्ड एरिया आर्किटेक्चर। आंसर नंबर सी ऑप्शन। चलिए जी अगला आंसर बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, यस जी। अगला क्वेश्चन बताइए जी, क्या कहता है? आउटर लेयर बतानी है अर्थ की आपको, जो कि आपको देखने को मिलती है प्लेट्स वगैरह देखने को मिलती है वहां पे, और वो जिग्सा पजल में देखने को आपको मिलती है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस ऐसी। सो वो कौन सी लेयर होती है आपकी जहां पे ये जिग्सॉ पजल देखने को मिलता है प्लेट्स के ऊपर? दैट लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब ये ध्यान रखना कैसे, पहले तो यहां पे समझ लीजिए, फिर मैं डिटेल में आपको समझाता हूं कैसे। लिथोस्फीयर, ये जो जिग्सा आपका साइज है ये वाला, सो दिस इज कॉल्ड आपका लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर जो बनता है क्रस्ट और अपर मेंटल के पार्ट से बनता है, अपर सॉलिड मेंटल से बनता है। पॉइंट समझ आया? सो ये आपको याद रखना है। सो दैट इज कॉल्ड आपका लिथोस्फीयर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राइट वन। आंसर नंबर ए, ठीक है। मुझे को ये ब्लू सा पेन अच्छा नहीं लग रहा तो मैं रेडी करूंगा। सो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। एक चीज आपको याद रखनी है, क्या? एक चीज याद रखनी है, कैसे? ये इंपॉर्टेंट वन है, याद रखना। देखिए जो अर्थ होता है, अगर मैं अर्थ को ऐसे डिवाइड कर लूं तो अर्थ के मैं 3 हिस्से बनाता हूं, तो डेट इज कॉल्ड, पहले तो क्रस्ट हो गया, ठीक है, फिर आपका पार्ट हो जाता है मेंटल, फिर आता है कोर वाला पार्ट। लिथोस्फीयर आपको मैंने बता दिया कि क्रस्ट वाला पार्ट और मेंटल का सॉलिड पार्ट, दैट इज कॉल्ड आपका पूरा का पूरा लिथोस्फीयर। लेकिन यहां पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कैसे? देखिए अगर मैं क्रस्ट को 2 हिस्सों में तोड़ूं, इसको ऐसे बना सकता हूं मैं, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, क्लियर। ऐसे ही मेंटल को भी तोड़ सकते हैं हम, ये होता है आपका अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ऐसे ही हम कोर को डिवाइड करते हैं, आपका आउटर कोर और इनर कोर। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? इनके बीच में जो ये लाइनें हैं ना, ये पूछी जाती हैं, ये लाइनें कौन सी हैं? तो आपको शॉर्टकट याद करना है, क्या? CMR गुड लीडर्स। ये मैं पेड कोर्स के अंतर्गत भी बताता हूं, मैं यूट्यूब के ऊपर भी ये चीजें बताता हूं कि जिसका भला जहां पे भला हो जाए अच्छा ही है। CMR गुड लीडर्स, ये इनके पहले पहले वर्ड उठा लो, तो यहां पे डाल देंगे हम C, यहां पे हम डाल देंगे M, और यहां पे डाल देंगे R, यहां पे डाल देंगे हम दैट इज G, और यहां पे डाल देंगे हम L वर्ड। सो अब यहां से आपको पेपर में कुछ भी पूछ ले तो आपका आंसर सामने है। जैसे कि अगर C का मतलब क्या है, यहां पे कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी, M से क्या है, मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी, R से क्या है, रैपिड डिस्कंटिन्यूटी, क्लियर, और G से क्या है, गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, गुटनबर्ग, और L से क्या है, लेमन डिस्कंटिन्यूटी। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपकी पूछा जाए पेपर में, अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपका आंसर आपके सामने है। जैसे कि अगर पूछ ले आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में लाइन कौन सी है, तो आप कहेंगे कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी है, तो आप आंसर दे देंगे मोहरोविक। आप ये भी पूछ ले इनर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी है, तो भी आपके मोहरोविक। अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में कौन सी है, रेपेटी। या फिर पेपर में पूछ ले आपका मेंटल और कोर के बीच में कौन सी है, तो आप कहेंगे गुटनबर्ग है। या फिर पूछ ले लोअर मेंटल एंड आउटर कोर में, तब भी गुटनबर्ग है। आउटर कोर और इनर कोर में पूछ ले तो लेमन डिस्कंटिन्यूटी देखने को आपको मिलती है यहां पे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से पेपर में मेन क्वेश्चन आता है, याद रखें। और जो क्रस्ट है आपकी, क्रस्ट बनी होती है सियाल और सीमा से, दैट मीन्स सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम। और जो कोर होता है आपका, वो बनता है निफे से, निकल और आयरन से देखने को हमें बनता है। पॉइंट समझ आ गया? ये आपको याद रखने वाली चीज है जो पेपर में पूछी जाती है आपसे, ठीक है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन। मीजोस्फीयर की मैं बात करूं, अगर मीजोस्फीयर की अगर मैं बात करता हूं, तो ये अर्थ क्रस्ट मतलब धरती के
एटमॉस्फेयर में आपकी थर्ड लेयर देखने को मिलती है और सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है, ये सबसे ठंडी लेयर होती है, ये याद रखना। बायोस्फीयर वो पार्ट है जहां पे आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर और कौन सा स्फीयर रह गया, एटमॉस्फेयर और कौन सा रह गया, यस एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और कौन सा स्फीयर रह गया आपका, यस बताइए, यस वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, एयर हो गया और लैंड वाला पार्ट, ठीक है। तो लिथोस्फीयर मतलब वो वाला पार्ट, लैंड वाला पार्ट अगर मिल जाता है आपका, सो दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, यस बिल्कुल सही, क्लियर। एस्थीनोस्फीयर मैंने आपको बता दिया, अपर मेंटल वाला पार्ट जहां पे एस्थीनोस्फीयर होता है ये, ठीक है। जो लिक्विड वाला पार्ट होता है आपका, डक्टाइल होता है, हाईली विस्कस होता है ये, क्लियर, वो होता है आपका, दैट इज एस्थीनोस्फीयर वाला पार्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा लिथोस्फीयर। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर 1, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन बताइए, नेम द 2 रिसर्च स्टेशन मेंटेन्ड बाय इंडिया इन द अंटार्कटिक। अंटार्कटिक के अंदर हमारे रिसर्च स्टेशन है, क्योंकि अंटार्कटिक क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, सबसे कोल्डेस्ट जोन वाला पार्ट है, सबसे सदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट देखने को मिलता है यहाँ पे तो लोग है नहीं, रिसर्च स्टेशन हमारे बिल्कुल रखे गए हैं। तो रिसर्च स्टेशन हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पे, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री, जो मैंने आपको कल भी बताए थे एक्सप्लेनेशन में, यस बिल्कुल सही, समझ आया। दक्षिण गंगोत्री 1983 में सेटअप किया गया था आपका, क्लियर। भारती की अगर मैं बात करता हूं, यस भारती 2012 में किया गया था। और मैत्री बताओ, यस मैत्री कब स्टैब्लिश किया गया था, दैट इज इन द ईयर 1989। पॉइंट समझ आया। तो इसमें आंसर देखो जी क्या बनेगा, सो आंसर इसमें बनेगा डी ऑप्शन, मैत्री और आपका भारती। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर डी। एक चीज आपको और बताता हूं, ये रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिक में है, ऐसे ही आपका आर्कटिक ओशन में भी रिसर्च स्टेशन है, दैट रिसर्च स्टेशन नेम इज हिमाद्री। उसका रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है, हिमाद्री रिसर्च स्टेशन देखने को मिलता है। और अंटार्कटिक में पहली बार ओजोन होल देखने को मिला था 1986 में, जिसके कारण ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था, दैट इज कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन हुआ था दैट इज इन द 1987 में साइन हुआ था, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। मॉन्ट्रियल एक शहर है, कहां पे, कनाडा के अंतर्गत एक शहर है। और मॉन्ट्रियल जो हेडक्वार्टर हैं ICAO के हेडक्वार्टर हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। समझ आया। अगर आपसे पूछा कि इंडिया के अंतर्गत जो नेशनल सेंटर है आपका फॉर द पोलर ओशन रिसर्च, क्योंकि ये पोलर एरिया है, तो हमारा नेशनल सेंटर कहां पे है, पोलर ओशन रिसर्च के लिए। सो दैट रिसर्च स्टेशन इज इन द हेडक्वार्टर इज इन द गोवा, गोवा के अंतर्गत है। गोवा को आजाद करवाया था 1961 में, कहां से, पोर्तुगीज से आजाद करवाया था। एंड दैट ऑपरेशन नेम इज ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय नाम था उस चीज का। क्लियर हो गया आप लोगों को। और गोवा के अंतर्गत आपका सलीम अली बर्ड सेंचुरी देखने को हमें मिलती है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। क्लियर हो गया आप लोगों को। और सलीम अली जो हैं वो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। पक्षियों की स्टडी को, बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और दैट मींस ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन हो गए आपके, सलीम अली हो गए। रंगनथीतू बर्ड सेंचुरी कहां पे है, कर्नाटक में देखने को हमें मिलती है। और पक्षियों के अंतर्गत, बर्ड्स के अंतर्गत एक जो बोन्स होती हैं उनकी न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, यानी कि अंदर से खोखली होती हैं, न्यूमेटिक बोन्स। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है, जो बर्ड्स के अंदर आपकी बोन्स होती हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर, मैत्री एंड भारती। चलिए जी अगला आंसर बताइए, अगला आंसर बताइए, शाबाश। हैवी वाटर को हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत, एज ए कूलेंट यूज किया जाता है। देखिए हैवी वाटर को हम कूलेंट की तरह भी यूज कर लेते हैं, हम ठंडा करने के लिए, एज ए मॉडरेटर भी हम यूज कर लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स की स्पीड को धीरे करने के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो ये हैवी वाटर होता क्या है, हैवी वाटर होता क्या है, ये हैवी वाटर इज कॉल्ड D2O। D2O का मतलब क्या हो गया, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। पॉइंट समझ आया आप लोगों को। हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं 3, आइसोटोप होते हैं 3। वो कौन कौन से, 1H1, 2H1 और 3H1, ये आपके आइसोटोप होते हैं। 1H1 इज कॉल्ड प्रोटियम, समझ आया। 2H1 इज कॉल्ड ड्यूटेरियम और 3H1 इज कॉल्ड ट्रिटियम।
पॉइंट समझ आया आप लोगों को। और इसमें आइसोटोप वर्ड का मतलब ये होता है जिनके एटॉमिक नंबर जैसे 1 नीचे सबके है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा आपका सेम, यानी कि परमाणु संख्या होगी आपकी सेम, और आपका मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या हो जाएगी आपकी डिफरेंट। क्लियर हो गया? तो दे आर कॉल्ड आइसोटोप। देखिए 1 2 3 ऐसे होते हैं। अब यहां पे देख लो जी न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होगा। सो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हैवी वाटर होता है वो क्या है? सो दे आर वाटर कंटेनिंग द आइसोटोप ऑफ द वाटर। क्लियर? सो ये है वाटर कंटेनिंग हैवी आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 4 क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर में, हम यूरेनियम 235 को एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं। पहली बात तो यूरेनियम 235 जो है न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया जाता है, और इसमें जो रिएक्शन होती है वो होती है कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन इसको हम कहते हैं, किसको? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत। क्लियर? क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए आपका जैसे ड्यूटेरियम यूज कर D2O यूज कर लिया, मॉडरेटर कूलेंट वगैरह यूज कर लेते हैं। ऐसे ही आपकी रॉड्स होती हैं, कंट्रोल रॉड्स, यानी कि जो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करती हैं, रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं, दैट इज बोरोन और कैडमियम की रॉड्स देखने को हमें मिलती हैं। समझ आया? सो इसीलिए इसको कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन को कहते हैं, कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन के ऊपर आधारित है। समझ आया? यूरेनियम की अगर मैं बात करता हूं, जो यूरेनियम इंडिया में मिलता है हमें जादूगोड़ा माइंस में, और वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा मिलता है आपको कजाकिस्तान में। समझ आया? जादूगोड़ा माइंस इंडिया में कहां पे है? झारखंड में देखने को मिलती हैं। यूरेनियम डेटिंग की अगर मैं बात करूं तो रॉक्स की एज को फाइंड आउट किया जाता है इससे। समझ आया? यूरेनियम की ओर है आपकी पिच ब्लेंड। यूरेनियम की ओर है आपकी पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड ओर किसकी है? थोरियम की भी ओर है। इंडिया में थोरियम हमें कहां पे मिलता है? केरल में। दैट इज ऑन द मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल में देखने को मिलता है। समझ आया? और एंड प्रोडक्ट जितने भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनका एंड प्रोडक्ट होता है हमेशा लेड। लेड मतलब Pb। लेड की ओर कौन सी होती है? गैलीना। समझ आया आप लोगों को? याद रखना, टेट्राइथाइल लेड हम कहां पे यूज करते हैं? एंटी नॉकिंग कंपाउंड, गाड़ियों में जो खड़खड़ होती है ना उसको बंद करवाने के लिए। ब्लैक लेड किसे कहते हैं? ब्लैक लेड ग्रेफाइट को, जो कि पेंसिल्स में यूज किया जाता है। और ग्रेफाइट भी हम एज ए मॉडरेटर यूज कर लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। मॉडरेटर यूज कर लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये याद रखनी है चीजें, सारी की सारी चीजें आपको। समझ आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 4। आंसर नंबर 4 इज द राइट वन। आंसर नंबर 4। चलिए जी अगला बताइए, इनमें से इंसेक्ट कौन सा नहीं है? यस, इनमें से इंसेक्ट कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन याद करने वाला क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है? यस, इनमें से जो है आपका इनमें से इंसेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? याद करने वाला क्वेश्चन है ये। नॉट इंसेक्ट, दे आर कॉल्ड स्पाइडर्स। स्पाइडर्स आर मकड़ी जो होती है ये आपका इंसेक्ट नहीं है, बाकी इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। कॉकरोच सांस कहां से लेता है? इसके पूरे शरीर के ऊपर ऐसी ओपनिंग्स बनी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। यहां से सांस लेता है कौन? कॉकरोच। क्लियर? मॉस्किटो की बात करता हूं तो आपका फीमेल एनोफ्लीज जो मॉस्किटो है, मच्छर है, ये करता है क्या? मलेरिया फैलाता है। वैसे तो प्रोटोजोआ प्रॉब्लम है, क्लियर, लेकिन मलेरिया फैलाने में मच्छर रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल एनोफ्लीज। मलेरिया में आपके आरबीसीज और लीवर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मलेरिया डे कब होता है? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल इज द मलेरिया डे। क्लियर हो गया आप लोगों को? 25 अप्रैल। और 24 अप्रैल क्या होता है? वैसे 24 अप्रैल क्या होता है? दैट इज पंचायती राज डे। ये याद रखना। समझ आया आप लोगों को? तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? डी इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर डी। करें आगे? चलिए, ये क्वेश्चन गलत है। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए। एडविन ल्यूटिन एंड हर्बर्ट बेकर्न 2 आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने कौन से शहर को डिजाइन किया था? इनमें से कौन से शहर को डिजाइन किया था? एडविन ल्यूटिन एंड अर्स्ट बाकर ने कौन से शहर को डिजाइन किया था? आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली को डिजाइन किसने किया था? आपके एडविन ल्यूटिन एंड हर्बर्ट बाकर ने। चंडीगढ़ को किसने किया था? ली कार्बूजियर ने इसको किया था। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। क्लियर? एक पेपर में मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है कि चंडीगढ़ के अंतर्गत एक रॉक गार्डन है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बड़े एग्जाम में देखा हुआ है। रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, उसको डिजाइन किसने किया था? नेक चंद सैनी ने किया था। नेक चंद सैनी ने।
ये आपको वैसे तो पंजाब के एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन बट मैंने देखा है बहुत सारा क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आ गया पेपर में तो टिक कर देना आप लोग, ठीक है। नेकचंद सैनी, इलाहाबाद प्रयागराज वो वाला इलाका है जहां पे आपका दोआब मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोआब? दोआब वर्ड का मतलब ये होता है जहां पे दो रिवर्स आपकी मिलती हैं आपस में, उसे हम दोआब कहते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा और यमुना जो है, यमुना का संगम होता है, यहां पे दो रिवर्स मिलती हैं। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। चलिए जी अगला देखिए जी। ये क्वेश्चन देखिए सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको लगता ही है कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है और पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाते, फिर ये क्या बनेगा? द पॉपुलर सर्च इंजन गूगल, इसका नाम जो है गूगल से डिराइव किया गया है आपका। और इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए जी पहली बात तो ये गूगल वर्ड जो लिखा है मिल्टन सोरोटा ने दिया है हमें, मिल्टन सोरोटा ने। ये सिर्फ 9 साल के एक बच्चे हैं मिल्टन सोरोटा, उन्होंने ये वर्ड दिया था हमें। क्लियर हो गया आप लोगों को? और इस वर्ड का मतलब है द न्यूमेरल 1 फॉलोड बाय 100 जीरोस, तो दैट इज कॉल्ड गूगल। एक अंक के बाद 100 शून्य है, ये एक लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उसके बाद 100 शून्य है, दैट इज कॉल्ड 1 गूगल, और इसी से नाम डिराइव किया गया है, गूगल डिराइव किया गया है। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी, डी ऑप्शन। देखिए मैंने आपको बताया ना कि पेपर में आपको लगता बहुत ईजी है लेकिन होता ईजी नहीं है। काफी बच्चे जो इसमें आंसर लिख रहे हैं टू सर्च, मतलब ढूंढने के लिए, वो वर्ड गलत है। इसका आंसर क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन, द नंबर 1 फॉलोड बाय 100 जीरो। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर 4। चलिए जी, शार्क के अंदर जो है आपकी कितनी बोन्स होती हैं? शार्क के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? शार्क फिश के अंतर्गत कितनी बोन्स होती हैं? शार्क फिश के अंतर्गत कोई भी बोन देखने को हमें नहीं मिलती। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर होता क्या है शार्क फिश के अंतर्गत? ये कार्टिलेजेस बने होते हैं उसमें, कार्टिलेजेस। क्लियर? और इन फिशेस को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, जो कार्टिलेजेस होते हैं उनको कॉन्ड्रस, मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुकिए। देखिए पहली बात तो अगर मैं बताऊं आपको, कार्टिलेजेस होते हैं, फिश की स्टडी को क्या कहते हैं हम? इक्तियोलॉजी। पॉइंट समझ आया? फिश की स्टडी को। इसीलिए जिनके अंदर कार्टिलेजेस होंगे उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्ड्रो इक्तियोसाइट्स कहेंगे इनको। पॉइंट समझ आया? यहां पे जो इक्तियो वर्ड है यहां से उठाया गया है, फिश की स्टडी से उठाया गया है, ये याद रखना। फिश का पालना, फिश को अगर आप पालते हो, पीसी कल्चर कहते हैं उसको। पॉइंट समझ आया? फिश के लिए रेवोल्यूशन कौन सा था? ब्लू रेवोल्यूशन देखने को आपको मिला था, याद रखना है। हड्डियों की स्टडी को क्या कहते हैं? बोन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड आपका ऑस्टियोलॉजी। और बोन बनाने वाले सेल को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। और जो ऐसे सेल जो कि हड्डियों को तोड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। पॉइंट समझ आया? जब बच्चा होता है तो 300 हड्डियां होती हैं और बाद में 206 रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपस में फ्यूज होने लग जाती हैं, बड़ी हड्डियां बन जाती हैं, तो 206 हड्डियां रह जाती हैं हमारे अडल्ट में, और बच्चों में 300 होती हैं। और जो है आपकी 639 जो होती हैं आपकी मसल्स होती हैं। समझ आया आप लोगों को? यस, आंसर नंबर बी। मसल्स कितनी होती हैं बता सकते हैं आप लोग? चलिए जी, आंसर नंबर बी, मसल्स कितनी होती हैं? मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? 539 होती हैं या 639 होती हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। 539 होती हैं या 500? यस, 539 होती हैं या 639 होती हैं? चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। अल अली आए लिगांग जो है एक स्प्रिंग फेस्टिवल है आपका, सो ये जो है आपका कौन सी स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है? यस बताइए। चलो बताना कि 539 होती हैं या 639 होती हैं। चलो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखो, अली आए लिगांग जो स्प्रिंग फेस्टिवल है आपका, ये किससे जो है लिंक करता है? कौन सी स्टेट से लिंक करता है ये? तो ये जो है एक्चुअली जब हम पैडी को उगाया जाता है, यानी कि धान जिसे हम कहते हैं राइस, धान को उगाया जाता है तब होता है, और ये देखने को मिलता है आपको असम में। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। असम के अंतर्गत ये त्योहार देखने को मिलता है, स्प्रिंग फेस्टिवल देखने को हमें मिलता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? और ये
तब होता है जब हम सीड को उगाते हैं, मतलब पैडी के जो सीड होते हैं, राइस धान के जो सीड होते हैं उनको उगाते हैं। और ये कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? मिशिंग ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है, मिशिंग ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। ये याद रखना, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? यस, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे एक पॉइंट देखना जी, असम की मैं बात करूं, असम में आपके जो है यहां पे मानस नेशनल पार्क देखने को मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका। क्लियर? ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत फेमस देखने को मिलेगा। यहां पे औरांग नेशनल पार्क देखने को मिलता है, नामेरी देखने को मिलेगा, दिब्रू साइकोवा देखने को मिलता है। सो दीज आर द नेशनल पार्क्स इन द आपके कहां पे? दैट इज इन द असम में। असम में एक आपका आइलैंड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? मजूली आइलैंड। ये मजूली आइलैंड जो है आपका रिवराइन आइलैंड है, रिवर्स द्वारा बनाया जाता है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं तो आइलैंड बनता है। वो कौन कौन सी नदियां हैं? दिहांग हो गया, दिबांग हो गया, क्लियर, सुबांसरी, लोहित, कामेंग, ये रिवर्स आके क्या बनाती हैं? आपका रिवर आइलैंड, दैट इज कॉल्ड मजूली आइलैंड। क्लियर? याद रखना। सिक्किम की बात करें, सिक्किम हमारे भारत देश का 22वां राज्य बना था। 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग बना था 1975 में। सिक्किम के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, सिक्किम की कंचनजंगा नेशनल पार्क है वहां पे, और वो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सिक्किम हमारे देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था, ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट बना था पहला। ओपन डिफिकेशन का मतलब होता है खुले में शौच ना करने वाला स्टेट बना था। उड़ीसा की बात करता हूं, उड़ीसा में एक जगह है कटक, समझ आया? कटक, जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो है आपका जन्म स्थान है। कटक में ही आपके राइस रिसर्च सेंटर देखने को आपको मिलता है, इंडिया का नेशनल राइस रिसर्च सेंटर। वर्ल्ड वाइड कहां पे देखने को मिलता है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, दैट इज इन द मनीला। मनीला कहां पे है? दैट इज इन द फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। मनीला हेडक्वार्टर एडीबी बैंक के भी हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और यहां पे हमारा जो राइस जाता है वो जाता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस हमारा यहां पे जाता है जो कि प्रो विटामिन ए के अंतर्गत रिच होता है, कैरोटीन के अंतर्गत रिच देखने को हमें मिलता है यहां पे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान है। राजेंद्र प्रसाद जी को गांधी ऑफ बिहार भी कहते हैं, अजात शत्रु ऑफ बिहार भी कहा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं जो लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं आपके। तो आंसर नंबर सी, असम इज द करेक्ट आंसर। असम इज द राइट वन। चलिए जी अगला आंसर देखिए। यस, सो क्वेश्चन देखिए जी, हु इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन, टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था? टीकाकरण का आविष्कार का मतलब यह है कि जब पहली बीमारी को दूर किया गया था तभी तो टीके लगे थे। जैसे हम कहते हैं ना ये कोरोना की वैक्सीन लगवा लो, लगवानी चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार कहां किसने देखा था? सो दिस इज बाय द एडवर्ड जीनर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये एडवर्ड जीनर वही पर्सन है जिन्होंने स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया था। वर्ल्ड से इरेडिकेट होने वाली पहली बीमारी स्मॉल पॉक्स थी। क्लियर हो गया? तो आंसर नंबर बी, एडवर्ड जीनर वही पर्सन है जिन्होंने एडवर्ड जीनर इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? बी इज द राइट वन। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने ढूंढी थी पेनिसिलिन। इन्होंने ढूंढी थी पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन हम बनाते हैं कहां से? हैं फंगस से। फंगस से, पेनिसिलियम नोटेटम से इसको बनाई जाती है। क्लियर हो गया आप लोगों को? और क्रिश्चियन बार्नार्ड की बात करें तो इन्होंने पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट इन्होंने किया था। और सिम्पसन की मैं बात करता हूं तो सिम्पसन वो हैं जिन्होंने क्लोरोफॉर्म को एज ए एनेस्थेटिक यूज करने के लिए बात करी थी। क्लोरोफॉर्म को एज ए एनेस्थीसिया। क्लोरोफॉर्म क्या होती है? जैसे वो मूवीज में देखते हैं ना, एक मतलब रुमाल के ऊपर कुछ डाला फिर उसको बेहोश कर दिया, बेहोश करने वाले एनेस्थीसिया, वो क्लोरोफॉर्म यूज होता है। वैसे इलीगल है, अब तो नहीं यूज करते ये। CHCl3 इसका फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। अगर क्लोरोफॉर्म को अगर हम हवा में छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो एक पॉइजनस गैस बन जाती है। सॉरी, अगर हम क्लोरोफॉर्म के ऊपर सन की लाइट पड़ जाए, सनलाइट इसके ऊपर पड़ जाए तो एक पॉइजन गैस बनती है यहां पे। क्लियर? जिसका नाम होता है फॉस्जिन गैस।
फॉस्जिन गैस बन जाती है, डेट इज कॉल्ड पॉइजन गैस, COCl2 बन जाता है यहां पे, ये ध्यान रखना। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, डेट इज एडवर्ड जीनर। समझ आया आप लोगों को जी, एडवर्ड जीनर इज द राइट वन, आंसर नंबर बी। अगला बताइए जी, अगला बताइए। कौन से साल में पहली बार जो है मोशन स्टार्ट किया गया था हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने का, जो कि पार्लियामेंट में 108 लोगों द्वारा पास हुआ था, लेकिन वो अलग बात है कि कोई आपका जो जज है वो नहीं निकला क्योंकि दूसरे सदन से पास नहीं हुआ। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो पहली बात तो ये जज कौन थे जिनको हटाने की बात करी गई थी, रामास्वामी। रामास्वामी वॉज द जज जिनको हटाने की बात करी गई थी ये, और ये करी गई थी 1991 में। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया आप लोगों को। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि जज को हटाने का प्रोसीजर अगर हमने करना है तो कैसे किया जाता है, यहां भी क्वेश्चन मेन आएगा ना। ये तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको ये भी पूछा जा सकता है ना कि जज को कैसे हटा सकते हैं। अगर जज को हटाना है, पहली बात तो करना क्या पड़ता है, या तो किसी भी सदन से इनके लिए मेंबर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा इनको हटाने के लिए। कैसे, अगर लोकसभा से बिल स्टार्ट होता है हटाने के लिए तो वहां से आपको 100 लोगों की मंजूरी चाहिए रिटर्न में, 100 लोगों की रिटर्न में मतलब चाहिए। अगर हम स्टार्ट करते हैं इसको हटाना, अगर वो बिल राज्यसभा से स्टार्ट होता है तो मिनिमम 50 लोगों की मंजूरी चाहिए, और वो भी रिटर्न में, अगेन 50 लोगों की रिटर्न में मंजूरी चाहिए। दैट मीन्स बिल को स्टार्ट करने के लिए अगर लोकसभा से स्टार्ट होगा तो 100, राज्यसभा से स्टार्ट होगा तो 50 लोगों की मंजूरी चाहिए। पहले तो ये हो गया। अगर सपोज करो कि बिल हमने मान लिया कि लोकसभा से स्टार्ट हुआ, 100 लोगों की मंजूरी हुई, 100 लोगों की मंजूरी के बाद क्या हुआ, आपके जो जज के पास टाइम होगा 14 दिन का। अगर हाँ ना कुछ भी हुआ, माना ना माना वो अलग बात है। उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जैसे 100 लोगों ने मंजूरी करी तो उसके बाद इसको 2/3 सी मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जाएगा राज्यसभा में, वहां पे भी 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति साइन करेंगे तो उस जज को हटा दिया जाएगा। पॉइंट समझ आया आप लोगों को। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जज को हटाने का। समझ आया आप लोगों को जी, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी, 1991 इज द करेक्ट आंसर, 1991। क्लियर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से ऐसा कौन सा पोर्ट है जो गुजरात में नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा पोर्ट है जो गुजरात में नहीं है, नॉट लोकेटेड इन द गुजरात। सिक्का पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, ओखा पोर्ट एंड दिघी पोर्ट। सो इनमें से कौन सा पोर्ट जो है गुजरात में नहीं है। सो गुजरात में आपका पोर्ट नहीं है, दिघी पोर्ट। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये दिघी पोर्ट है कहां पे, दिस इज इन द महाराष्ट्र। क्लियर हो गया आप लोगों को। पोर्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी महाराष्ट्र में है, नावा शेवा जिसे हम कहते हैं। समझ आया आप लोगों को। और प्लस जैसे गुजरात की अगर मैं बात करें, टाइडल पोर्ट जिसे हम कहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड आपका दीनदयाल पोर्ट कहते हैं, जिसे पहले क्या बोलते थे हम, डेट इज कॉल्ड कांडला पोर्ट बोला जाता था, ये याद रखें। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। सो दिघी पोर्ट इज इन द महाराष्ट्र। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है, किसके लिए, डिसइंफ्लेशन के लिए आपकी स्टेटमेंट ट्रू मानी जाती है। डिसइंफ्लेशन के लिए ट्रू स्टेटमेंट मानी जाती है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। 2 कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट हैं वो आपके, सो वन इज द डिफ्लेशन, समझ आया, और एक आपको पढ़ना पड़ेगा डिसइंफ्लेशन। पॉइंट समझना ध्यान से, ये क्वेश्चन ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करना तो अलग बात है, समझने वाला क्वेश्चन बहुत है ये। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी चीज की प्राइस थी 1 रुपया, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, 5 होगी। अगर ऐसे प्राइस बढ़ती चली जा रही है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहा जाता है। पॉइंट समझ आया, इस चीज को इन्फ्लेशन कहते हैं, ये सबको पता है। 5 रुपए से प्राइस आपकी 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 0 होगी, माइनस, मतलब आपके पास पड़ी ही रहेगी, आपसे कोई खरीद ही नहीं रहा, आपके पल्ले ही पड़ गई वो चीज। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन।
पॉइंट समझ आया। इस सिचुएशन में प्राइसेस आपके क्या होंगे, कम होंगे, जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहां पे आपकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लोगों की जो इंप्लॉयमेंट है वो चली जाएगी, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं देखने को आपको मिलेगी, काम नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं होगी। तो ये सिचुएशन होती है आपकी डिफ्लेशन में। लेकिन डिसइंफ्लेशन में क्या होता है, किसी चीज गवर्नमेंट ने एक्शन ऐसे लिया कि 5 प्राइस से 4 कर दिया, 3 कर दिया। अब बेस प्राइस क्या थी, 1 से 3 थी, तो यहां पे बोला था ना मैंने 1 से 3 दैट इज अगेन इन्फ्लेशन। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे एक्शन लिया, 5 से उसकी प्राइस क्या कर दी, 3। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि देखिए अगर मैं बात करूं 5 से 3 तो दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। लेकिन 3 रुपए के ऊपर प्राइस जो है आपकी कांस्टेंट होगी, और 1 से 3 की बात करें तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इट मींस डिसइंफ्लेशन का मतलब डिफ्लेशन प्लस इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन में इंप्लॉयमेंट होती है, ग्रोथ होती है, डिफ्लेशन में ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती, इसीलिए जो बीच का रास्ता है दैट इज कॉल्ड डिसइंफ्लेशन। अब कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे कि डिफ्लेशन में आपकी इकोनॉमी खत्म होने लग जाती है, ग्रोथ खत्म होने लग जाती है, लोगों को इंप्लॉयमेंट खत्म होने लग जाती है। लेकिन डिसइंफ्लेशन में ना तो काम घटता है, ना इन्वेस्टमेंट घटती है, इंप्लॉयमेंट में मिलती है, बस हाँ सैलरी ऊपर नीचे हो जाती है, जो चीजों की प्राइस है वो ऊंची नीचे हो जाएगी, लेकिन जॉब नहीं जाएगी आपकी। क्लियर। डिसइंफ्लेशन अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव एक्शन है, और ये एक वर्स्ट एक्शन है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफ्लेशन वाला। समझ आया आप लोगों को। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जो डिफ्लेशन है वो जीरो भी हो सकती है, माइनस में भी जा सकती है, लेकिन डिसइंफ्लेशन जो होगा एक हमेशा एक पॉजिटिव टर्म देखने को आपको मिलेगी। सो दिस इज अ डिफ्लेशन एंड डिसइंफ्लेशन। क्लियर हो गया। अब यहां पे कॉन्सेप्ट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या देखने को आपको मिलेगा। ए सिनेरियो वेयर व्हेन द इन्फ्लेशन इज मेनली ड्यू टू द इन्फ्लेशन ऑफ ओनली फ्यू कमोडिटीज एंड नॉट ऑफ ए, कहां का, ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल दूर दूर से गलत है। एंड ओवरऑल डिक्रीज इन द प्राइसेस, जब ओवरऑल डिक्रीज कर दे जाएंगे ना तो दैट इज कॉल्ड आपका डिफ्लेशन कहा जाएगा उस चीज को। पॉइंट समझ आया। थर्ड देखिए, ए डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यस एट ए स्पेसिफिक पीरियड, बिल्कुल सही। यहां पे टर्म क्या बोली उसने, रेट को आप इन्फ्लेशन के रेट को कम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन तो हो रही है लेकिन उसके रेट को कम कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड आपका डिसइन्फ्लेशन। पॉइंट समझ आया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी। सडन शार्प हो गया तो आपकी इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है, एकदम से गिर गई इकोनॉमी। क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। समझ आया तुम्हें, यस सी इज द करेक्ट वन, बिल्कुल सही, सी इज द राइट वन। चलिए जी अगला आंसर बताइए, अगला आंसर बताइए। इनमें से कौन सी जो इंडस्ट्री है वो आपकी नहीं आती, कहां पे नहीं आती, 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया में नहीं आती। 8 कोर इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, स्टील आती है, नेचुरल गैस आता है, लेकिन कॉटन बिल्कुल भी नहीं आता। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोल की बात कर सकते हैं हम, ठीक है, और प्लस आपकी कोल की बात करें, फर्टिलाइजर, स्टील और नेचुरल गैस की बात हो सकती है यहाँ पे, यस। सीमेंट की बात हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो सकती है, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, और बताइए आप लोग, यस। फर्टिलाइजर्स तो आ चुके हैं यहाँ पे, और बताओ और कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, नेचुरल गैस आ चुका है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए। क्लियर। और बताओ एक रह गया, यस, क्रूड ऑयल। तो 5 तो ये हो गए और 3 आपके ये हो गए। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं जो देश की इकोनॉमी को ऊपर लेके चलती हैं, देश की इकोनॉमी में इसका आपका योगदान देती हैं ये। तो इसीलिए आंसर इसमें क्या बनेगा, सी। कॉटन नहीं होगा। कॉटन के लिए रेवोल्यूशन कौन सा है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। क्लियर। कॉटन के लिए आपको रेगुर सॉइल की जरूरत होती है, जिसे हम और क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। क्लियर। इसमें क्या होगा, मिट्टी के अंदर पानी रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही पानी सोख ले तो उसमें क्या पड़ने लग जाते हैं, क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, कॉटन इज द राइट वन। यहाँ पे देख लीजिए आपका ये है आपकी पूरी की पूरी जो है आपकी सेक्टर वाइज ग्रोथ लगा लो, ये आप बस ये लगा लो कि 8 आपके कौन से फैक्टर देखने को हमें मिलते हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। चलिए जी अगला आंसर बताइए। यस, पेपर में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने आपको बताया ना कि जब आपको पेपर में करना होता है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको लगते हैं बहुत इजी, लेकिन इतने डिफिकल्ट बन जाते हैं क्योंकि आपको आते नहीं है वहां पे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगते हैं, यार इतना सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जब पेपर में करते हैं ना तो सारे ऑप्शन सही लगते हैं कि हाँ ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। यस। चलिए अगला आंसर बताइए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिजिनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया? सबसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया का जो खुद से इंडिया ने बनाया है वो कौन सा है? डेट इज तेजस। आंसर नंबर क्या बनेगा? ये 4 ऑप्शन है, हिंदी में तेजस नहीं लिखा गया, ये यहां पे काट के लिख दो तेजस। तेजस इज द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया, जो खुद से बनाया है इंडिया ने। आकाश जो है आपकी जो है मिसाइल है, इंडिया ने खुद बनाई है। ये मीडियम रेंज की मिसाइल जो है खुद बनाई है इंडिया ने पहली खुद से। एंड दिस इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल, दिस इज टू द सरफेस टू द एयर मिसाइल। अर्जुन जो है बैटल टैंक है हमारे इंडिया का, बैटल टैंक। क्लियर हो गया आप लोगों को? विक्रांत की बात करते हैं तो विक्रांत हमारा जो है विक्रांत हमारा जो खुद का बनाया हुआ यस एयरक्राफ्ट कैरियर है। विक्रांत जो है हमारा खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर। देखिए अगर एक चीज देखो, एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ऐसा जहाज जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट रहते हैं, तो डेट इज कॉल्ड विक्रांत। और एयरक्राफ्ट जो है वो है तेजस, जो हमने खुद बनाया है। बैटल टैंक डेट इज अर्जुन, आकाश इज आपकी मिसाइल। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी इज द करेक्ट आंसर, डेट इज तेजस। चलिए अगला आंसर बताइए। सुरमा रिवर, जिसे हम बाराक रिवर के नाम से जानते हैं, ये कौन सी जगह से स्टार्ट होती है? यस, कौन सी जगह से स्टार्ट होती है? बिल्कुल, सो दिस इज स्टार्टेड इन द मणिपुर हिल्स। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर हिल्स, मणिपुर की जो पहाड़ियां हैं वहां से स्टार्ट होती है, दैट इज सुरमा रिवर और बाराक रिवर इसको कहते हैं। बाराक रिवर के ऊपर आपको याद होगा नेशनल वाटरवे 6 देखने को आपको मिलता है, जिसकी लंबाई है 121 किलोमीटर, लखीमपुर टू बंगा। सो दिस इज द आपका एरिया जो आपका पड़ता है बाराक रिवर के ऊपर। लखीमपुर टू बंगा जो बाराक रिवर के ऊपर है, नेशनल वाटरवे 6 देखने को आपको मिलता है वहां पे। आंसर इसमें क्या बनेगा? डेट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया, एक तो लोकतक लेक वाला आपको मैंने बता दिया था। मणिपुर में आपका एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको बता दिया, केबुल नामजाओ। मणिपुर में एक आपका मणिपुरी जो है डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है मणिपुरी। समझ आया? और डेट्स इट। चलिए आगे, आंसर बस इसमें आपका बनेगा ए ऑप्शन, मणिपुर हिल्स इज द राइट वन, मणिपुर हिल्स। सो हियर इज द सुरमा रिवर, यह हियर इज द सुरमा रिवर, क्लियर, जो मणिपुर हिल से स्टार्ट होती है। चलिए अगला आंसर बताइए। सुल्तान ऑफ जौहर कप, ये कौन से टूर्नामेंट के साथ संबंधित है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख के बताइए, इसका आंसर बताना है। इसका एक तो थॉमस कप हुआ था अभी जो इंडिया ने जीता है, तो अब क्वेश्चन बताइए कि थॉमस कप इज रिलेटेड टू, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे। सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है ये आपका हॉकी के लिए देखने को मिलता है। आंसर नंबर डी, हॉकी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी ऑप्शन। यस, फील्ड हॉकी के लिए आपका संबंधित है ये वाला पार्ट। समझ आया? क्लियर हो गया? ये जौहर थॉमस कप किसके लिए है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। With regard to the kidneys and its function, which of the following statement is not correct? आपको पूछना है कि किडनी के बारे में स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है। एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। दे मेंटेन द वाटर बैलेंस एंड एक्सपेल द मेटाबॉलिक वेस्ट, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था किडनी का जो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या होता है, जो कि ब्लड प्लाज्मा होता है आपका, वो फिल्टर होता है, ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्राण स्पंदन के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, आपका यूरिन बनता है और आपके मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। और यूरिन में आपकी जो कॉम्पोजिशन होती है 95% तो वाटर ही होता है, उसमें 2.7% आपका यूरिया होता है, 0.3% आपका यूरिक एसिड देखने को मिलता है और 2% आपके सॉल्ट होते हैं। सो मेटाबॉलिक वेस्ट इसी तरीके से निकल जाते हैं ये। और यूरिन का कलर नॉर्मली कितना क्या होता है, येलो। येलो क्यों होता है? रीजन इज यूरोक्रोम पिगमेंट, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। तो पहला पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, रेप्टाइल्स हैव रिलेटिवली मोर नेफ्रॉन देन द बर्ड्स, पक्षियों से। चलो मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें नहीं पता, इसको क्वेश्चन मार्क लेके चलते हैं। तीसरा देखें,
ईच नेफ्रॉन हैज द टू पार्ट, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। ये भी क्वेश्चन सही है। कैसे? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था, तो जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है होता है। और इसमें बहुत सारी आपकी एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल जो है आके जम जाती हैं, और उसके बाद आपका ये ट्यूब्यूल वाला पार्ट जो है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, जो लूप ऑफ हेनले में बनाया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस, ये ऐसे बनाया जाता है। ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। ये स्टार्टिंग वाला पार्ट जो होता है पीसीटी वाला पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट होता है डीसीटी वाला, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल बनते हैं, नेफ्रॉन में बनते हैं। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा बी ऑप्शन। यही रॉन्ग स्टेटमेंट बनेगी कि रेप्टाइल्स के पास ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं देन बर्ड्स। ये पॉइंट आपका गलत है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस, क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर बी। ये स्ट्रक्चर देखिए जी, ये आपके ट्यूब्यूल्स हैं जो आपके बनाए हुए हैं यहां पे। अगला बताइए, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर, पांचवी जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, तो वो क्या है? सो दे आर द नॉलेज प्रोसेसर। दे आर कॉल्ड नॉलेज प्रोसेसर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, यस, आंसर नंबर बी, नॉलेज प्रोसेसर है हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। क्लियर? साउंड वेव्स की अगर मैं बात करता हूं, इनको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम, एक जो है मीडियम की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसको मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, और ये लंबी डायरेक्शन में चलती हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। दे आर साउंड वेव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। और लाइट की कितनी स्पीड होती है आपकी एयर में? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों में तेज कौन सा हो गया? लाइट तेज होगी। दैट मीन्स जब भी जैसे कोई बंदूक मारता है, गोली चलाई किसी ने, तो हमें आवाज सुनाई देगी जब पहले लाइट दिखाई देगी, या फिर थंडरस्टॉर्म आते हैं, बादल गड़गड़ाहट होती है, तो उसमें हमें पहले लाइट दिखती है या साउंड सुनाई देती है? हमें दोनों सिनेरियो में पहले लाइट दिखाई देगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। समझ आया? अल्ट्रासोनिक वेव्स की अगर मैं बात करूं, ये वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, और इस चीज को तो हम तो सुन ही नहीं सकते। अल्ट्रासोनिक वेव्स कहां पे यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड में यूज करी जाती है। और अल्ट्रासोनिक वेव्स हम कहां पे यूज करते हैं? सोनार मेथड में भी यूज करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंज में यूज करी जाती है। एक्चुअली क्या होता है, जो सोनार मेथड होता है, सबमेरीन वगैरह जो यूज करते हैं ना, सबमेरीन मूवीज वगैरह देखी होगी, तो सबमेरीन में सोनार मेथड यूज किया जाता है। उसमें एक वेव्स छोड़ी जाती हैं, और वो छोड़ी जाती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। जैसी वो टकराएंगी वापस आ जाएंगी, और हमें पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, चाहे वो डेप्थ के लिए बात हो, चाहे कोई दुश्मन देश का सबमेरीन खड़ा हो, तो हमें पता लग जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करके। क्लियर? ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस भी करती है, रिसीव भी करती है? तो वो है बैट, चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसी स्पीशीज है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस भी करता है, और प्लस जो है आपका रिसीव भी करता है। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी, नॉलेज प्रोसेसर इज द राइट वन। चलिए अगला आंसर बताइए। Batholiths are the yes, जी, बैथोलिथ जो होते हैं, लैंडफॉर्म्स होते हैं, ये क्या से क्रिएट किए जाते हैं? सो देखिए जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, बैथोलिथ जो होते हैं, जो आपका मैग्मा होता है ना, मैग्मा, लावा वगैरह, वो धरती के अंदर, मैं कहूंगा ये धरती है, धरती के अंदर ही मैग्मा जो है आपका जम गया, तो वहां पे अगर जम जाता है मैग्मा, ऐसे एक पोजीशन बना लेता है, दैट इज कॉल्ड आपका बैथोलिथ। सो बैथोलिथ हमेशा जो होता है, ये किसके कारण बनता है? वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण बनता है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो यहां पे एग्जांपल देखिए, सो दिस इज द बैथोलिथ। सो ये जो नीचे वाला है, मैं आपको इसको येलो कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। सो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, सो दिस इज कॉल्ड बैथोलिथ। ये नीचे ही जम गया, जाके धरती के अंदर ही जम गया, सो दैट इज कॉल्ड बैथोलिथ। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो दिस इज द बैथोलिथ। यस, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर ग्राउंड वाटर के कारण कोई भी लैंडफॉर्म बनता है, लैंडफॉर्म का मतलब क्या है? धरती की एक फॉर्म बन गई। कौन समझ आया? धरती की एक फॉर्म बन गई। पानी के कारण, ग्राउंड वाटर के कारण अगर बनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि सिंक होल, केव्स, गुफाएं, ये आपकी किसके कारण बनती हैं? आपकी ग्राउंड वाटर के कारण बनती हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? फ्लूवियल एक्शन, रिवर द्वारा,
जो नदियां हैं पानी लेके जाती हैं तो उसका एक्शन जो होता है वो फ्लूवियल एक्शन होता है, और इसके कारण जो बनती है यू शेप्ड वैली बनती है और वी शेप्ड वैली बनती है। जो वैलीज बन जाती हैं उनकी शेप होती है वो आपकी देखने को मिलती है फ्लूवियल एक्शन के कारण, यानी कि नदियों के पानी के कारण देखने को मिलती है। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, बिल्कुल सही। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी, वॉल्केनिक इज द करेक्ट आंसर, वॉल्केनिक। चलिए जी अगला आंसर बताइए। ये मैंने आज की एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन डिस्कस किया था आपसे, ये क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किया था। हु इन्वेंटेड क्लोरोफॉर्म एज ए एनेस्थेटिक? एनेस्थीसिया के रूप में इसमें से किसने यूज किया है? ये एनेस्थेटिक के रूप में क्लोरोफॉर्म यानी कि CH3Cl3 को यूज किया है कौन सा? जेम्स सिम्पसन ने यूज किया है। अदरवाइज अगर आप देखें कि हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो एनेस्थीसिया में क्या यूज करते हैं? N2O, ये भी यूज किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। क्लियर हो गया? और इसको और क्या कहते हैं हम? लाफिंग गैस, लाफिंग गैस। एंड दिस इज ऑल्सो द ग्रीन हाउस गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ आया? आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एडवर्ड जीनर मैंने आपको बताया था वैक्सीनेशन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यस यस, ए पिलर कंटेनिंग द इंस्क्रिप्शन, अभिलेख हैं उसके पास मौर्य एम्पायर के, गुप्ता एम्पायर के और मुगल पीरियड के। तो ये पिलर जो है आपका कहां पे देखने को मिलता है? ए पिलर कंटेनिंग दीज पॉइंट्स। क्लियर? सो दैट इज इन द इलाहाबाद, प्रयागराज में देखने को हमें मिलता है। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, जिन्हें हम प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन के नाम से। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये किसकी है? हरिसेन की इंस्क्रिप्शन है। जहां पे आपके जो मौर्य की बात करें तो मौर्य का नाम आता है, अशोक का नाम आता है यहाँ पे। और अगर हम गुप्त वंश की बात करें तो समुद्रगुप्त का नाम आता है, जिन्हें हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और V.A. स्मिथ ने बोला था, और कविराज भी कहते हैं समुद्रगुप्त को। और मुगल पीरियड की अगर मैं बात करूं तो जहां पे जहांगीर का नाम भी आता है। तो इस आपके इंस्क्रिप्शन के ऊपर, अभिलेख के ऊपर, इलाहाबाद के ऊपर इनका नाम आता है तीनों का। पॉइंट समझ आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब यहां पे देखिए जी, ये लिखा हुआ है इट्स कॉल्ड लौरिया नंदनगढ़। ये एक जो है बिहार में देखने को हमें मिलता है। ये क्या होता है? एक आपका ऐसे पोल है और इसके ऊपर जो लाइन है, जो शेर है वो बैठा हुआ है। तो मैं बिठा तो सकता नहीं हूं, ठीक है? तो वो लौरिया नंदनगढ़ की शेप देखने को मिलती है वहां पे। रुमनदेही पिलर आपको देखने को मिलेगा, अशोक ने बनवाया था लुम्बिनी में, जहां पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ है, वहां पे देखने को मिलता है। तोपड़ा, जहां पे अशोक के पिलर लेके आया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में ये जो है आपके लेके आया था, तोपड़ा से लेके आया था, और मेरठ से पिलर उठा के लेके आया था कौन? दैट इज फिरोज शाह तुगलक। क्लियर? फिरोज शाह तुगलक वही पर्सन है जिन्होंने आपकी एक ऑटोबायोग्राफी फतूहत ए फिरोज शाही लिखी है उन्होंने अपने नाम पे। समझ आया? और कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन, कुतुब मीनार को रिपेयर भी उन्होंने करवाया है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिरोज शाह तुगलक की बारे में बात करते हैं तो ये हो गया फतूहत ए फिरोज शाही, रिपेयरिंग की बात आ गई। और ये एक गुलाम रखने के बड़े शौकीन थे। दीवाने बंदगन इन्होंने बनाया है, आपका बंदगन स्लेव्स का डिपार्टमेंट। और दीवाने खैरात, जो जहां से गरीब लड़कियों की ये शादी करवाते थे, दीवाने खैरात भी इन्होंने बनाया था। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रयागराज इज द राइट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,41,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई एग्जाम है, पेपर है, डाउट्स है, तो आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? जिस तरीके से आज हमने डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, चाहे अच्छे थे बुरे थे, वो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, कैसा भी पेपर में आ सकता है। अगर आप ऐसे भी क्वेश्चन मेरे से पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करते ही करते हैं। यहाँ पे UPPCS के मैंने स्पेशल क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, यूपी जीके भी इसके अंतर्गत डिस्कस करी गई है, मॉक टेस्ट आपको देखने को आपको मिलते हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट आपको देखने को मिलता है, और बहुत सारी चीजें और भी हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार जीके भी है यहाँ पे,
एमपी जीके भी मैंने इसके अंतर्गत पढ़ाई है आप लोगों को, और बहुत सारे स्पेशल फोल्डर्स बनाए गए हैं जो आपको एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ के जाने ही होते हैं। क्लियर? और इस कोर्स के अंतर्गत आप एक कोड लगा लेना VIP 50, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। GS कोर्स की मैं बात करूं तो ये हमारा एक थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं यहाँ पे। इन कोर्सेज को आप कहां से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप पे, जहां हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही आप इस चीज को ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, वी ऑल का बटन। इस वी ऑल के बटन को दबाना, GS कोर्स भी नजर आ जाएगा और 10,000 MCQ कोर्स भी आपको नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे आप परचेज कर सकते हैं, प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि GS कोर्स जो है हमारा सबसे ज्यादा प्यारा और सबसे ज्यादा मनपसंदीदा जो कोर्स है जो लोगों द्वारा परचेज किया जाता है। इसको परचेज करने के लिए करना क्या है, यहां पे देखिए जैसे मैंने आपको यहां पे ओपन कर रखा है यहां पे, ठीक है। तो करना क्या है, वेबसाइट के ऊपर आपको studiiq.com खोलना है। जैसे आप इसको खोलेंगे आपको ऐसे 10,000 MCQ कोर्स नजर आ जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है बाय नाउ का बटन, यहां पे क्लिक करना, आपको कोड यूज करना है VIP 50, तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस जो है 1250 रुपए बन जाएगी। तो देख लेना इसको, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें डिस्कस कर रखी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये तो डेमो वीडियो चल पड़ी, देख रहे डेमो वीडियो भी पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी में फिजिकल, इंडियन वर्ल्ड, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। यहाँ पे जो स्पेशल फोल्डर्स हैं जो आपको पढ़ के जाने ही जाने होते हैं वो ये हैं। यूपीएससी एंड स्टेट PCS के क्वेश्चन पढ़ने हैं, यूपी की जीके, ये यूपी PCS के लिए क्वेश्चन करवाए हुए हैं, मध्य प्रदेश जीके, MP PCS के जो स्पेशल क्वेश्चन है ये पढ़ के जाने हैं आप लोगों को। बिहार जीके, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के लिए जो क्वेश्चन है वो इसमें डिस्कस कर दिया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये स्पेशल फोल्डर्स हैं आपके लिए, CDS CPF पंजाब एग्जाम के लिए, उड़ीसा के लिए, ICAR के लिए, सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। और इसके अंतर्गत 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं इसके अंतर्गत डाल दिए हैं। 1 लाइनर क्यूज भी है, रिवीजन के लिए MCQs हैं, मॉक टेस्ट हैं। और इस मॉक टेस्ट को तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके जाना है। बहुत सारी चीजें मैंने इसके अंतर्गत डिस्कस करी हैं जो आपको पढ़नी है। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? तो अच्छे से इस चीजों को पढ़ लेना, यूटिलाइज कर लेना। आप इनमें से कोई भी कोर्स ले सकते हैं, मतलब कोर्स तो सेम ही है, वैलिडिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, 1 साल के लिए लेना है, 2 साल के लिए या 4 साल के लिए। अगर आपकी प्रेपरेशन जो है जिस तरीके से आप कर रहे हो, जिस तरीके से आपकी प्रेपरेशन है, आपको लगता है कि 1 साल, वैसे तो 1 साल सफिशिएंट होता है। अगर आप लास्ट ईयर में हैं, जब लगता है आपको 1 साल में नहीं होगा, तो आप उससे कोड लगा के VIP 50 लगा के आप जो है इनमें से कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, मतलब वैलिडिटी वाला 12 महीने 24 महीने जो भी आपने देखना है, ठीक है। ये देख लेना आप लोग। सो गाइज ये थे क्वेश्चन हमारे लेक्चर में, बस अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। सो थैंक यू सो मच एंड कल मिलेंगे सुबह 9 बजे और शाम को अगेन 6:30 बजे। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।